एक महाजल प्रलय जो हमारी पृथ्वी की सतह से जीवन का सफाया कर दे। जर्मनी के आसमान में छिड़ा ब्रह्मांड युद्ध और भूगर्भ में हो रही भयंकर उलटफेर जिससे मानव जाति का भविष्य खतरे में है। सदियों से इंसान लगभग इस तरह के तमाम संकटों का सामना करता आ रहा है, पर क्या हम ऐसी कुदरती शक्तियों की दया की भीख पर जिंदा हैं या फिर उनसे भी बड़ी कोई शक्ति मौजूद है? जिन एलियंस ने हमें बनाया उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिससे वो हमारे बीच एकता होने से रोक सकते थे। वो हमें कंट्रोल कर सकते हैं पर हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। मतलब हम सेकंड क्लास स्पीशीज हैं। हो सकता है वो हमसे कई ज्यादा वायलेंट हो। दुनिया भर में लाखों लोगों का मानना है कि अतीत में दूसरे ग्रहों के प्राणी पृथ्वी पर आकर हमसे मिल चुके हैं। मुमकिन है ये बात सच भी हो। क्या प्राचीन एलियंस ने वाकई हमारे इतिहास का निर्माण करने में हमारी मदद की है? अगर हाँ, तो क्या वो हम पर काबू पाना चाहते थे या हमारा खात्मा करना चाहते थे या फिर भविष्य के लिए हमें तैयार करना चाहते थे? साइंस डॉक्यूमेंट्स मिस्ट्रीज पेश करता है एलियन डेवास्टेशंस। टोटोगेरो, मैक्सिको। इस आर्कियोलॉजिकल साइट यानी पुरातात्विक स्थल पर माया सभ्यता के एक शहर के अवशेष मौजूद हैं। ये सभ्यता 250 से 900 ईस्वी तक अस्तित्व में थी। यहाँ खोज में जितनी भी कलाकृतियां मिली हैं, उसमें माया लिपि के कई नमूने भी मौजूद हैं, जिन्हें माया हायरोग्लिफ्स कहा जाता है, और ये एक पूरी तरह विकसित लिखित भाषा है। अप्रैल 2006 में माया सभ्यता के विद्वान डेविड स्टुअर्ट मॉन्यूमेंट 6 नाम के स्मारक पर अंकित शिलालेखों का अर्थ समझने में सफल रहे। रिसर्चर्स का कहना है कि उनका अनुवाद भी इस बात का एक और सबूत है कि माया का लॉन्ग काउंट कैलेंडर 21 दिसंबर 2012 को समाप्त हो जाता है। माया ट्रेडिशन के मुताबिक देवता उस तारीख को वापस लौटने वाले थे। उन्होंने ये पत्थर खोद कर भी लिखा है कि हमारे देवता बॉलन योक्टे शान से नीचे उतरेंगे। बॉलन योक्टे उनके वो देवता है जिन्होंने उनके मुताबिक इंसान की समझ को जन्म दिया था। प्राचीन मायन लोगों के पास अलग लेवल का ज्ञान था, एक अलग समझ थी, और इसकी मदद से वो 21 दिसंबर 2012 के विंटर सोलिस्टिस का अनुमान लगा सके। उनके हिसाब से ये वो दिन होगा जिस दिन से धरती पर एक बड़े बदलाव की शुरुआत होगी। उनके मुताबिक इस दिन से एक नया दौर शुरू होगा। माया सभ्यता 2000 ईस्वी पूर्व के आसपास स्थापित हुई थी और उसने गणित, खेतीबाड़ी, आर्कियोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में क्रांतिकारी उन्नति की। लेकिन एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट का मानना है कि मायावासियों ने जो हैरत अंगेज उपलब्धियां हासिल की, उनका श्रेय कुछ हद तक उन एलियंस यानी परग्रही प्राणियों को भी जाता है जिनके संपर्क में वो थे, और कहते हैं इसका सबसे बड़ा सबूत है माया कैलेंडर की रचना। सभी स्कॉलर्स मानते हैं कि उनका कैलेंडर जिस दिन से शुरू होता है वो तारीख है 11 अगस्त 3114 BC। अब 3114 ईसा पूर्व में तो माया सभ्यता की शुरुआत भी नहीं हुई थी, तो फिर उन्होंने अपना कैलेंडर 3114 BC से शुरू क्यों किया होगा? इसका जवाब है जैगवार प्रीस्ट्स की एक किताब में जिसका नाम है चिलम बालम। इसमें लिखा है कि इस दिन तारों तक जाने वाली एक सड़क आसमान से नीचे उतरी थी, जिस पर चलकर 13 और 9 देवता धरती पर पहुंचे थे। अब देखा जाए तो हमारे पास एक डायरेक्ट रेफरेंस है कि सच में कोई बाहरी दुनिया से धरती पर आया था। माया सभ्यता उन कल्चर्स में से एक है जिनमें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स की बातें साफ साफ लिखी हुई हैं। उनके एलियन देवता का उनकी सोसाइटी, उनके साइंस पर बहुत प्रभाव था।
तो हम कहना चाहते हैं कि हो सकता है कि माया लोगों ने जो भविष्यवाणी की थी कि 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी, वो असल में उन्होंने नहीं बल्कि एलियंस ने की हो। कयामत, प्रलय, दुनिया का अंत। विश्व की कई प्राचीन सभ्यताओं और धर्मों में इन बातों का जिक्र किया गया है, जिनके अनुसार एक दिन ये दुनिया भारी तबाही के साथ खत्म हो जाएगी। जुडेयो क्रिश्चियन बाइबल का आखिरी अध्याय द बुक ऑफ रेवलेशन भी इस तरह की महाप्रलय की भविष्यवाणियों पर आधारित है। उसमें लिखा है, पैटमोस टापू पर एक फरिश्ता धर्म प्रचारक जॉन के सामने प्रकट हुआ और उसने उसे भविष्य की झांकी दिखाई, जिसके मुताबिक जब धरती का अंत होने लगेगा तब ईश्वर पृथ्वी पर आएंगे और पूरी मानवता के भविष्य के बारे में अपना फैसला सुनाएंगे। बुक ऑफ रेवलेशन में मानव जाति के भविष्य के बारे में लिखा हुआ है, जिसके मुताबिक पृथ्वी पर कुछ फरिश्ते उतर कर आएंगे और वो फरिश्ते मानव जाति को सजा देंगे। तब पृथ्वी पर भूकंप, आंधी तूफान, बाढ़ और इसी तरह की तबाही मचाने वाली बहुत सी घटनाएं होंगी। प्रलय की एक ऐसी ही भविष्यवाणी का सबूत 1947 में जुडेन रेगिस्तान में ऊंचाई पर मौजूद बंजर गुफाओं में देखने को मिला था। कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट्स के हाथ वहां लगभग ऐसे 900 दस्तावेज लगे थे जिन्हें ईसा मसीह के समय में लिखा गया था। उन्हें डेड सी स्क्रोल्स कहते हैं। उनमें से एक दस्तावेज का नाम है वॉर स्क्रोल, जिसमें अंधेरे और उजाले की शक्तियों के बीच छिड़े एक प्रलयंकारी युद्ध का एकदम साफ साफ रोंगटे खड़े कर देने वाला वर्णन है। डेड सी स्क्रॉल में अच्छे फरिश्तों और बुरे फरिश्तों के बीच छिड़े एक युद्ध के बारे में लिखा हुआ है, और ऐसी लगभग हर प्राचीन किताब में आपको अच्छी और बुरी शक्तियों के बीच छिड़े युद्ध मिलेंगे जो धरती से कहीं दूर लड़े जाते हैं। ये आइडिया कि देवताओं के भी अलग अलग गुट हैं जो एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, इससे कई बार इस तरह के कॉन्सेप्ट जन्म लेते हैं कि शायद प्राचीन समय में पृथ्वी पर आने वाले एलियंस के अलग अलग गुटों के बीच भयंकर युद्ध छिड़े होंगे। और माइथोलॉजी कहानियों में जिस तरह चीजों को डिस्क्राइब किया गया है वो बाहरी दुनिया की ही लगती है। जूडियो क्रिश्चियन और इस्लामिक परंपराओं में इस तरह की एक मान्यता है कि आगे चलकर एक आखिरी लड़ाई होगी जिसमें ईश्वर शैतान को हमेशा के लिए हरा देगा। और इसे कुछ लोगों ने इस तरह भी इंटरप्रेट किया है कि दरअसल एलियंस लौट कर आएंगे और ये अंतिम युद्ध लड़ेंगे। लेकिन क्या भविष्य में होने वाली इस युद्ध की चेतावनी वाकई ईश्वर की ओर से आई थी या कहीं और से? और अगर भविष्य में वो प्रलय तय था तो कहीं वो सहज रूप से बार बार होने वाली कोई कुदरती घटना तो नहीं थी? टोबा सुपर ज्वालामुखी, इंडोनेशिया। 75,000 साल पहले इस ज्वालामुखी झील में विस्फोट हुआ था, जिससे वायुमंडल में बहुत बड़ा बदलाव आ गया था और मानव जाति लगभग तबाही के कगार पर पहुंच गई थी। जब बड़े बड़े वल्केनो फटते हैं तो सबसे ज्यादा चिंता की बात होती है अपर एटमॉस्फेयर में धूल जमा होना, क्योंकि ये सूरज की रोशनी को जमीन पर पहुंचने नहीं देती और पृथ्वी ठंडी होने लगती है। अगर ये धूल लंबे समय तक एटमॉस्फेयर में बनी रहे तब सभी ऑर्गेनिज्म का लाइफ साइकिल तहस नहस हो जाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये जेनेटिक बॉटलनेक यानी आनुवांशिक रुकावट का एक उदाहरण है, एक ऐसी विनाशकारी घटना जिससे किसी भी प्रजाति की आनुवांशिक विविधता बहुत तेजी से कम हो जाती है। कम से कम 2 बार ऐसा हुआ है कि होमो सेपियंस या इंसानों पर इस तरह के जेनेटिक बॉटलनेक का असर पड़ चुका है, जिसके दौरान पूरी दुनिया में इंसानों की आबादी घटकर सिर्फ 3000 होमो सेपियंस तक रह गई थी। इतिहास में इस तरह की घटनाएं बार बार देखने को मिलती हैं और हमें कई बार शक होता है कि इनमें से कुछ घटनाओं के पीछे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स का हाथ हो सकता है। जैसे दुनिया खत्म करने वाली बाढ़ की कहानियां कई धर्मों में है, बाइबल में भी,
वो सभी कहना ये चाहती हैं कि वो एलियन रेस, वो फरिश्ते या देवता, चाहे आप जो भी नाम दें, वो बेसिकली इंसानों से तंग आ गए थे, क्योंकि इंसान शांति से नहीं रह पा रहा था, मनमानी करने लगा था और वक्त आ गया था कि उसका सफाया कर दिया जाए। ये बिल्कुल मुमकिन है कि एलियंस ने ये फैसला किया कि पृथ्वी की साफ सफाई करने के लिए उन्हें भयंकर बाढ़ जैसी बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देना होगा, और जिसका जिक्र बाइबल में नोआ की कहानी में है। ईश्वर ने नोआ के पास आकर कहा कि वो मानव जाति को दंड देने वाले हैं। ईश्वर ने कहा, नोआ तुम बहुत भले हो, मैं चाहता हूं कि तुम एक बहुत बड़ा जहाज बनाओ और प्राणियों की हर प्रजाति के एक नर और एक मादा के साथ उस जहाज में बैठो और यहां से चले जाओ और फिर जीवन को नए सिरे से शुरू करो। अगर हम बाइबल में नोआ के बारे में सोचें तो आप आसानी से ये समझ सकते हैं कि उसे भविष्य के बारे में पता था, जबकि पृथ्वी पर किसी और को नहीं था। लेकिन खास तौर पर उसे भविष्य का एक ब्लूप्रिंट और एक बोर्ड थमा दिया गया जिसके जरिए तबाही से बचा जा सके। इससे ये साफ पता चलता है कि नोवा एक खास इंसान था और हो सकता है कि उनका प्राचीन एलियन से सीधा कांटेक्ट भी हुआ था। शायद एलियंस ही पृथ्वी पर किसी तरह की तबाही को लेकर आए हों, या फिर ये भी हो सकता है कि वो बाढ़ पूरी तरह से प्राकृतिक तरीके से धरती पर आई हो और एलियंस ने धरती पर मौजूद लोगों को उस खतरे के बारे में पहले से ही आगाह कर दिया हो। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स ये चाहते थे कि इंसान पूरी तरह से खत्म ना हो। क्या वजह है कि इस तरह की विनाशकारी घटनाओं के बावजूद इंसान हर बार अपना अस्तित्व बचाने में सफल हो जाता है? और क्या ये मुमकिन है कि जल प्रलय और वैसे ही अन्य विध्वंसकारी हादसों के पीछे परग्रही प्राणियों का हाथ रहा? अगर हाँ, तो कौन है ये खूनी इरादे वाले लोग और आखिर उनका मकसद क्या है? सन 2004 इंडोनेशिया। समुद्र के अंदर आए एक भीषण भूकंप से इतनी जबरदस्त सुनामी आई जिससे समुद्र के किनारे बसे 14 देशों के 2,30,000 लोग मौत के मुंह में समा गए। ये तब तक के इतिहास का सबसे भयंकर कुदरती हादसा था। जियोलॉजिस्ट्स के मुताबिक हिंद महासागर के तल में टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में जोर जोर से टकराई, जिससे लगभग 30 मीटर ऊंची खतरनाक लहरों ने जन्म लिया। सुनामी बेसिकली समुद्र की बहुत ऊंची ऊंची लहरों को कहते हैं, और उन लहरों की ऊंचाई इस बात पर डिपेंड करती है कि जिस जगह से वो उठ रही है वहां समुद्र में कितनी एनर्जी पैदा हो रही है। जब पानी अपनी जगह से हटता है तब एक बहुत बड़ी लहर बनती है और ये लहर लंबी दूरी तय करके समुद्र के किसी किनारे से टकराती है। लेकिन इंडिया डेली अखबार के मुताबिक इस खतरनाक हादसे के कुछ दिन पहले ही कई लोगों को आसमान में यूएफओ यानी उड़ने वाली अजीबोगरीब अनजानी चीजें नजर आई। सुनामी आने से पहले और उसके दौरान भी ऐसी खबरें आ रही थी कि कई लोगों को आसमान में चमकती हुई रोशनियां नजर आई हैं। साइंटिस्ट्स का ख्याल है कि टेक्टोनिक प्लेट्स के आसपास में टकराने से ऐसा हुआ होगा और हो सकता है कि उनकी रगड़ से वो चमक पैदा हुई हो। इन रोशनियों को अर्थक्वेक लाइट्स कहते हैं और वैज्ञानिक तब से उनका अध्ययन कर रहे हैं जब 60 के दशक में पहली बार जापान में उनके फोटोग्राफ्स सामने आए थे। हालांकि उनके बारे में कई थ्योरीज हैं, लेकिन वो कैसे पैदा होती है इस बारे में अब भी पूरी तरह सही जानकारी नहीं मिल पाई है। अब ये बात काफी हद तक क्लियर हो चुकी है कि यूएफओ वाली और टेक्टोनिक प्लेटों की टकराने की घटनाओं के बीच कोई ना कोई लिंक है, और ऐसे कई सवाल पैदा होते हैं जिनका जवाब साइंस को देना होगा, पर इनका कोई जवाब नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि टेक्टोनिक एक्टिविटी के आसपास यूएफओ का दिखना क्या ऐसा हर बार होता है? आइसलैंड, अप्रैल 2010।
लगभग 2 शताब्दियों के बाद देश के सबसे बड़े ज्वालामुखी में पहली बार विस्फोट होता है और उस विस्फोट के बाद स्काई न्यूज की फुटेज में राख और धुएं के गुबार के बीच एक अनोखी वी आकार की उड़न तश्तरी नजर आती है। कई अलग अलग लोगों ने इस वॉल्केनिक इरप्शन को रिकॉर्ड किया था, जिनमें से कई रिकॉर्डिंग्स में वॉल्केनो के करीब एक अजीबोगरीब चीज नजर आती है और उस चीज को बड़ी होशियारी और सफाई के साथ कंट्रोल किया जा रहा है। और जो हम वीडियो में साफ साफ देख रहे हैं वो कोई पक्षियों का झुंड भी नहीं है, जैसा कि कई लोगों का मानना है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ज्वालामुखी विस्फोट एक कुदरती घटना है जो तब घटती है जब पृथ्वी की गहराई में दबी चट्टानें बेहद गर्म होकर पिघल जाती है और तरल मैग्मा में बदल जाती है। बेसिकली जिस लोकेशन पर ज्वालामुखी होता है वहाँ मैग्मा पर बहुत प्रेशर पड़ता है। वहाँ एक पॉइंट होता है जहाँ से वो रिलीज होता है और फिर मैग्मा, गर्म गैसेस और गर्म लावा वगैरह एक विस्फोट के जरिए ज्वालामुखी की चोटी से बाहर निकल आते हैं। फिर भी कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि इन विनाशकारी घटनाओं और यूएफओस के बीच कोई गहरा संबंध है। यूएफओस पहले भी नजर आते रहे हैं और कभी कभी दुर्घटनाओं के बीच भी, जैसे कि सुनामी या भूकंप के दौरान। इससे पता चलता है कि कुछ ना कुछ तो है। अब सवाल ये है कि क्या एलियंस इसे देख रहे हैं या फिर इसके पीछे उनका हाथ भी है? क्या वही ये सब कर रहे हैं? लेकिन क्या कोई किसी वॉल्केनो को जानबूझकर इरप्ट करवा सकता है? मान लीजिए कि कोई ज्वालामुखी फटने वाला है, तो क्या उसे कोई टेक्नोलॉजिकली या किसी दूसरे तरह से और भी खतरनाक बना सकता है? क्योंकि इस तरह की घटनाओं से पहले ही कुछ आसार नजर आने लगते हैं, जैसे कि यूएफओ नजर आते हैं और फिर हादसा हो जाता है। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट के मुताबिक इस तरह के कुदरती हादसों वाली जगहों पर या उनके आसपास प्राचीन काल से ही एलियन अंतरिक्ष यान नजर आते रहे हैं। पर इसकी वजह क्या है? क्या पृथ्वी की सतह के नीचे होने वाली घटनाओं में एलियंस की गहरी दिलचस्पी है या फिर इस दिलचस्पी के पीछे उनके कुछ बेहद खतरनाक इरादे हैं? 14 अप्रैल 1561 न्यूरमबर्ग, जर्मनी। सुबह सोकर उठने पर वहां के लोगों को आसमान में कई सिलेंड्रिकल चीजें नजर आई, जिनमें से लाल, काली और नीली डिस्क्स बाहर निकल रही थी। न्यूरमबर्ग गजट में छपी एक खबर के अनुसार वहां मौजूद लोगों ने बताया कि अचानक आसमान में कैनन बैरल्स की तरह नजर आने वाली ट्यूब्स प्रकट हो गई और एक दूसरे पर हमला करने लगी। घंटे भर की लड़ाई के बाद उन चीजों में आग लग गई और फिर वो जमीन पर गिरकर भाप में बदल गई। 5 साल बाद ऑस्ट्रिया के आर्किटेक्ट हांस ग्लेजर ने एक वुडकट यानी लकड़ी के टुकड़े पर उस मशहूर घटना की तस्वीर उतारी। उस वुडकट और आई विटनेस रिपोर्ट्स पर गौर करें तो सच में ऐसा लगता है कि वहां यूएफओस की लड़ाई हुई थी, उनमें फाइट हो रही थी और वो एक दूसरे को शूट करने की कोशिश कर रहे थे। अगर आप वुडकट के नीचे वाले राइट कॉर्नर में ध्यान से देखें तो आपको ग्राउंड में कुछ ऐसे सर्कल्स नजर आएंगे जिनमें से धुआं निकल रहा है, जिससे पता चलता है कि वो क्रैश हो चुके थे, उन्हें शूट करके गिरा दिया गया है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इससे ये पता चलता है कि यूएफओ के बीच लंबे समय से लड़ाइयां चल रही थीं। कुछ एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट के मुताबिक 540 साल पुराना वो वुडकट अंतरिक्ष में एलियंस के बीच चलने वाले युद्ध का सबूत है। इतना ही नहीं, उनका दावा है कि इस तरह के युद्ध अंतरिक्ष के इतिहास में सदियों से होते चले आ रहे हैं। इस सबूत और आई विटनेसेस की गवाहियों से पता चलता है कि उन यूएफओ और इंसानों की आबादी घटाने की कोशिश के बीच कोई न कोई कनेक्शन जरूर है। कोई तो है जो ह्यूमन रेस को कम करने का इरादा रखता है। अब जैसे जिन सालों में दुनिया भर में प्लेग ने हाहाकार मचाई थी, उन दिनों ऐसी कई यूएफओ रिपोर्ट सामने आई थी जिनके मुताबिक आसमान में कई बार ऐसी चमकने वाली रोशनियां नजर आई थीं जो गैस छोड़ते हुए जा रही थीं। लोगों का मानना है कि उन गैसेस की वजह से ही पूरी दुनिया में प्लेग फैला। लेकिन चश्मदीद गवाहों ने एलियंस की जिन आसमानी लड़ाइयों का जिक्र किया है
और हाल ही में पृथ्वी पर हुए प्राकृतिक विनाश के दौरान जो यूएफओस नजर आए, क्या उनके बीच वाकई कोई संबंध है? और क्या इस बात का कोई सबूत है कि जो एलियंस अपने खतरनाक इरादों के साथ पृथ्वी पर आते हैं, वो इंसानों की जनसंख्या कम या नियंत्रित करने के लिए इन प्राकृतिक विनाशों को अंजाम देते हैं? शायद इसका जवाब हमें फ्लोरेंस, इटली में मिल सके। दुनिया के एक बहुत महान और रहस्यमय हस्ती के कुछ खुफिया दस्तावेजों और डायरियों की मदद से, जिनका नाम था लियोनार्डो दा विंची। 2005 फ्लोरेंस, इटली। इटली के मिलिट्री जियोग्राफिकल इंस्टीट्यूट को सेंटेसिमा एनुन्जियाटा कॉन्वेंट की एक छिपी हुई सीढ़ी के पीछे लियोनार्डो दा विंची की एक खुफिया वर्कशॉप की जानकारी मिली। वो हर तरह से रेनेसांस पीरियड के इंसान थे। कमाल के पेंटर, कमाल के इन्वेंटर, कमाल के पोएट। वो अपने लेफ्ट और राइट दोनों हाथों से बहुत आसानी से लिख सकते थे। वो आगे की बजाय पीछे की तरफ लिख सकते थे। वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसान थे। हालांकि दा विंची, मोनालिसा और द लास्ट सपर जैसी अपनी सार्वजनिक पेंटिंग्स के लिए मशहूर है, लेकिन एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट उनकी प्राइवेट नोटबुक्स को देखकर, जिनमें भविष्य के मिलिट्री टेक्नोलॉजी के ब्लूप्रिंट्स मौजूद हैं, जिनमें मशीन गन्स, टैंक्स और हेलीकॉप्टर्स के अलावा पनडुब्बियां भी शामिल हैं, साफ पता चलता है कि लियोनार्डो दा विंची को कई ऐसे सीक्रेट्स की जानकारी थी जिन्हें हजारों सालों से आगे बढ़ाया जा रहा था। शायद दा विंची से इंसानों की तरह नजर आने वाले एलियंस ने संपर्क किया हो। शायद वो उनसे मिले या टेलीपैथी के जरिए उन्होंने उनसे संपर्क किया हो, या उन्हें अलग अलग चीजें करने के लिए प्रेरित किया हो। उदाहरण के तौर पर हम जानते हैं कि उन्होंने एक सर्कुलर कार इन्वेंट की थी जो कि किसी यूएफओ की तरह नजर आती है। फिर आगे चलकर उन्होंने कुछ हथियार भी इन्वेंट किए। और क्या ये सब वो इसलिए कर पाए कि यूएफओ को देखकर उनमें एक तरह का अग्रेशन आ गया था? क्या उस चीज ने उन्हें किसी तरह से प्रभावित किया था? क्या एलियंस उन्हें ऐसे हथियार देने की कोशिश कर रहे थे जिनसे पृथ्वी पर जीवन को तबाह किया जा सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? क्या लियोनार्डो दा विंची ने कहीं से देख के या अध्ययन करके उन आधुनिक हथियारों की जानकारी हासिल की थी, या वो जानकारी उन्हें किसी दूसरे ग्रह के सोर्स से प्राप्त हुई थी? भविष्यवाणियों के बारे में एक बहुत ही दुर्लभ किताब है और उसमें कुछ इस तरह की चीजें लिखी हैं जिनसे पता चलता है कि हो ना हो कुछ एलियंस पृथ्वी पर हमेशा से आते रहे हैं। उसमें से कुछ ऐसी बातें भी लिखी हैं जिनमें विंची खुद कहते हैं कि उन्हें उस तरह के लोगों के विजन्स आए थे या उनसे उनका सामना हुआ है जो ईश्वर या फरिश्ते थे। और एंशिएंट एलियंस में यकीन करने वालों के अनुसार विंची जिन्हें ईश्वर या फरिश्ता कह रहे हैं वो असल में एलियंस थे। क्या ये मुमकिन है कि सदियों से एलियंस कुछ इंसानों के साथ साझेदारी करते चले आ रहे हों और उन इंसानों को वो ऐसी अत्याधुनिक वैज्ञानिक जानकारी से लैस कर देते हों जिसकी मदद से जैसी तरक्की करने में इंसानों को सदियों लग सकती है, वही तरक्की वो कुछ ही वर्षों में कर जाता है? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट्स का मानना है कि 100 से भी कम सालों में जिस तरह मनुष्य घोड़ा गाड़ी से चांद तक जा पहुंचा है, उसे देखते हुए न सिर्फ ये संभव है बल्कि इस बात की संभावना काफी ज्यादा है। जिस तरह से हमारा विकास हो रहा था, अचानक उसमें जबरदस्त तेजी आ गई। कुछ वक्त पहले हम गुफाओं में बैठकर केले खा रहे थे, पर देखते ही देखते हम पिरामिड्स का निर्माण करने लगे, जैसे ये सब रातों रात हो गया हो। और इसलिए हम इस बात से इनकार नहीं कर पा रहे हैं कि पास्ट में हमारे जीवन में एलियंस ने बिल्कुल भी दखल नहीं दिया है। वो एलियंस उड़न तश्तरी या चांदनी की नावों या प्राचीन कथाओं में जिन एलियन टेक्नोलॉजी का जिक्र मिलता है उसके जरिए पृथ्वी पर आते थे और उन्हें ईश्वर की तरह पूजा जाता था। वो एलियंस मानव जाति को लगातार एक ऐसी दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे थे जिससे सभी को फायदा हो। ऐसे भी कई लोग हैं जिनका मानना है कि पृथ्वी पर आने वाले उन्हीं एलियंस ने एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे इंसानों को बौद्धिक प्रेरणा दी होगी, जिनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से स्थान और समय के जरिए भविष्य की यात्राओं का मार्ग खुल गया।
जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर थियोरेटिकल फिजिक्स के क्षेत्र में, जिनकी रिसर्च से परमाणु हथियारों का विकास हुआ। वर्नर वॉन ब्रॉन रॉकेट टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, जिनकी नई नई खोजों से आधुनिक स्पेस प्रोग्राम सामने आए। वर्नर वॉन ब्रॉन को उनकी इंस्पिरेशन कहां से मिली? वो इंसान को आउटर स्पेस में भेजना क्यों चाहते थे? तो इसका जवाब हमें मिलता है कि वो ये जानते थे कि इंसान पहले भी ऐसा कर चुका है, या फिर पास्ट में कोई प्राचीन सभ्यता पृथ्वी पर आ चुकी है। ये लोग हर कीमत पर इंसान को स्पेस में ले जाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि कोई ना कोई और चीज जरूर है जो हमें स्पेस में मिलेगी, जो हमारी पृथ्वी को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। उनमें से ही एक थे निकोला टेस्ला, जिनके बिजली पर किए गए प्रयोगों से सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से लेकर रोबोटिक्स और डेथ रे जैसी तकनीकें सामने आई। टेस्ला का कहना था कि टेस्ला डेथ रे से सिर्फ एक बार में ही 1 लाख सैनिकों की फौज का सफाया किया जा सकता है, और वो 400 किलोमीटर दूर से किसी एयरक्राफ्ट के इंजन को पिघला सकती है। जब FBI टेस्ला के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, तब वहाँ मिले कुछ डॉक्यूमेंट से पता चला कि 1943 में टेस्ला डेथ रे को राइट पैटरसन एयरफोर्स बेस में डेवलप किया जा रहा था। ये वही जगह थी जहां कहा जाता है कि रोजवेल फ्लाइंग सॉसर को भी ले जाया गया था। तो उस हथियार से इस बात का लिंक साफ है। क्या ये मुमकिन है कि निकोला टेस्ला की वैज्ञानिक उपलब्धियां एलियंस के दिमाग से प्रभावित थी? क्या ये मुमकिन है कि इतिहास में जितने भी बड़े बड़े बुद्धिजीवी हुए हैं, उन सब का इस्तेमाल एलियंस ने ह्यूमन गेटवेज के रूप में किया, ताकि उनके जरिए पृथ्वी पर रातों रात तकनीकी विकास होता चला जाए? अगर इसका जवाब हाँ है, तो फिर आखिर हम इंसानों को किस चीज के लिए तैयार किया जा रहा है? और क्या हमारे तकनीकी विकास और उन विनाशकारी घटनाओं के बीच कोई संबंध है, जिनसे पूरी पृथ्वी के लोगों का जीवन संकट में पड़ जाता है? ओमो नदी, इथोपिया। ये नदी लगभग 650 किलोमीटर का सफर तय करके लेक टुर्काना पहुंचती है। इस नदी के किनारों पर भरपूर मात्रा में चिंपैंजी, गोरिल्ला और शुरुआती दौर के इंसानों से मिलते जुलते प्राणियों के जीवाश्म के टुकड़े भरपूर मात्रा में मिलते हैं। 1967 में यहाँ पेलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट रिचर्ड लीकी के हाथ 2 मानव नुमा खोपड़ियां लगी, जो लगभग 1,95,000 साल पुरानी थी। वो फॉसिल्स इस बात के सबसे पुराने सबूत है कि आज का इंसान तब से अस्तित्व में था। आज भी नई नई डिस्कवरी सामने आ रही है। कहीं पूरे के पूरे स्केलेटन मिल रहे हैं, तो कहीं ऐसी जगह मिल रही है जहां स्केलेटन भरे पड़े हैं। अगर हम किसी खास पीरियड के फोसिल रिकॉर्ड देखें, तो पता चलेगा कि हमारे और चिंपैंजी के पूर्वज एक ही थे। और पीछे देखने पर पुराने ह्यूमन की 2 प्रजातियां मिलेंगी, निएंडरथॉल्स और क्रो-मैगन मैन। लेकिन निएंडरथॉल्स पूरी तरह खत्म हो गए और क्रो-मैगन मैन से हम निकले। और सच में ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि निएंडरथॉल्स क्यों खत्म हो गए और हम कैसे बच गए। उस फैमिली ट्री से सिर्फ हम ही निकले जिनके पास कल्चर है। क्यों? इवोल्यूशन के मुताबिक ये सिर्फ इत्तेफाक से हुआ। हमने हालात के मुताबिक अडेप्ट किया, पर मैं नहीं मानता ये उस फैमिली ट्री में किए गए आर्टिफिशियल म्यूटेशन का नतीजा था। और फिर रातों रात हम पिरामिड्स बनाने लगे, सुमेरिया बन गया। ऐसे सभी बड़े बड़े काम लगभग रातों रात होने लगे। मतलब डेवलपमेंट की ये जबरदस्त रफ्तार, हमारी नॉलेज और इंटेलिजेंस इतनी ज्यादा अचानक से इतनी ज्यादा बढ़ गई कि हम रातों रात इन चीजों का निर्माण करने लगे। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट्स में विश्वास करने वालों के मुताबिक ये सब एलियंस द्वारा हमारे डीएनए में की गई फेरबदल का नतीजा था। तो हम आधे इंसान हैं और आधे एलियंस हैं। हम हाइब्रिड्स हैं। प्राचीन काल के जिन पत्थरों को हमने संभाल कर रखा है, उनमें इस तरह की जानकारियों का पूरा खजाना छिपा हुआ है। उसके जरिए हम पता लगा सकते हैं कि आधुनिक मानव के पूर्वजों ने इस धरती पर जन्म नहीं लिया था, बल्कि वो कहीं और से आए थे। लेकिन अगर सुदूर अतीत में एलियंस पृथ्वी पर आए थे, तो वो कौन थे और वो यहाँ क्यों आए थे? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट के मुताबिक इसका जवाब
प्रारंभिक सुमेरियाई लिखावट में मौजूद है। 1849 में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट ऑस्टिन हेनरी लेयर्ड को सुमेरिया के प्राचीन शहर निनेवाह के उस इलाके में मिट्टी के 22,000 तख्ती जैसे टुकड़े मिले थे, जिसे आज इराक के नाम से जाना जाता है। उन टुकड़ों पर यूनिफॉर्म लिपि अंकित है। 6000 साल पहले सुमेरिया के लोगों ने लिखने का ये तरीका इजाद किया था। 30 साल की मेहनत के बाद लेखक ज़करिया सिचिन मिट्टी के उन टुकड़ों पर अंकित भाषा का अनुवाद करने में सफल रहे। अपनी किताब द 12th प्लैनेट में सिचिन ने दावा किया कि यूनिफॉर्म लिपि में अनुनाकी नाम की एक एलियन नस्ल का जिक्र है, जो हमारे सोलर सिस्टम में नेपट्यून के भी आगे निबिरू नाम के ग्रह से आए थे, जिसे अब तक खोजा भी नहीं गया है। एलियंस ने सुमेरिया के लोगों को बताया कि टेक्नोलॉजी में जरूरत से ज्यादा विकास करने से उनका एटमॉस्फेयर खराब हो गया है और अब उसे ठीक करने के लिए वो पृथ्वी पर सोने और दूसरी कीमती चीजों की तलाश में आए हैं। सिचिन के मुताबिक पहली बार अनुनाकी एलियंस पृथ्वी पर 4.5 लाख साल पहले आए थे, निएंडरथाल्स के युग में। फिर उन्होंने जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से होमो सेपियंस यानी आज के इंसानों को बनाया, जो उनके लिए खदानों से बहुमूल्य खनिज और धातुएं निकाल सके। हमारे पुरखों का मानना था कि वो लोग देवता थे और वो यहाँ एक मकसद से आए थे। वो हमारी उस प्राचीन पीढ़ी को इंटेलिजेंस से लेस करना चाहते थे। वो हम इंसानों के दिमाग में उत्सुकता भरना चाहते थे। उसके बाद हमने टेक्नोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और हर फील्ड में तेजी से उन्नति की। यही वो चाहते थे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों? इंसान कैसे बना? जब हम इससे जुड़ी हुई प्राचीन कहानियां पढ़ते हैं, तब हमें पता चलता है कि होमो सेपियंस के तौर पर हमें इसलिए बनाया गया था ताकि हम एलियंस के लिए काम कर सकें। मिट्टी के उन प्राचीन टुकड़ों पर लिखी भाषा के सिचिन के अनुवाद से हमें ये पता चलता है कि सुमेर में सभ्यता को अनुनाकी एलियंस के मार्गदर्शन में बसाया गया था। उनके हस्तक्षेप को गुप्त रखने के लिए राजाओं का चलन शुरू किया गया, जो आम लोगों और उनके तथाकथित देवताओं के बीच एक माध्यम बनने का काम करते थे। फिर लगभग 3000 ईस्वी पूर्व इंसान पत्थर के स्मारक बनाने लगे, जैसे कि स्टोनहेंज और इजिप्ट के पिरामिड। जाने माने हिस्टोरियंस के मुताबिक बड़े बड़े भारी भरकम पत्थरों से बने इन स्मारकों को बनाने की ताकत इंसान में कैसे आई और उसने उन्हें कैसे बनाया, ये आज भी एक रहस्य ही है। लेकिन एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट ये मानते हैं कि इन टनों भारी स्मारकों के निर्माण में एलियन टेक्नोलॉजी की मदद ली गई थी। और प्राचीन सुमेरिया के पुराने टेक्स्ट्स इसके बारे में क्या कहते हैं? यह कि उनमें से किसी भी स्ट्रक्चर को देवताओं की मदद के बिना बना पाना इम्पॉसिबल था, जो कि उनके मुताबिक अनुनाकी थे, जिसका मतलब होता है जो आसमान से उतर कर आया हो। ऐसे कई कल्चर्स हैं जिनका अपने देवताओं के साथ किसी तरह का संपर्क स्थापित हुआ है। आखिर वो देवता कौन थे? मुझे लगता है वो बहुत एडवांस एलियन थे जिन्हें लोग देवता समझ बैठे, और वो एलियंस अपने साथ जो टेक्नोलॉजी लेके आए थे उसी की मदद से वो स्मारक बना सके, जो हमें गीजा के अलावा साउथ अमेरिका के कई जगहों में नजर आते हैं। सुमेरियाई लिपि के सिचिन के अनुवाद के मुताबिक अनुना के अंतरिक्ष यात्रियों ने मजदूरों की नस्ल सुधारने के लिए ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स यानी प्रजनन संबंधी प्रयोग भी किए, लेकिन मानव जनसंख्या को नियंत्रित रखने के लिए और जेनेटिक गलतियों को सुधारने के लिए एलियंस ने जानबूझकर उन कुदरती हादसों को अंजाम दिया। अनुनाकी एलियंस ने देखा होगा कि निएंडरथल्स धरती पर नेचुरली इवॉल्व हो रहे हैं। उन्होंने उन पर अपना जेनेटिक ठप्पा लगाने का फैसला किया। मतलब उन्होंने उनका 80% जीन लिए और पृथ्वी पर उनके जो ह्यूमनॉइड थे उनका 20% लिया और हमें ठीक उसी तरह शक्लो सूरत दी जैसा वो चाहते थे। और सही मायनों में तब जाकर आधुनिक मानव जाति ने जन्म लिया। फॉसिल रिकॉर्ड में भी ये बात नजर आई। फिर 75 साल पहले लेक टोबा में एक बहुत ही जबरदस्त वॉल्केनिक इरप्शन हुआ और उस महाविनाश के बाद हमें पता चला कि हमारे जीन्स में और भी बदलाव हुए। बहुत ही शक्तिशाली एलियंस आए होंगे जिन्होंने हमारे डीएनए में सुधार किया।
शायद वो ये बात समझ गए थे कि जरूर मानव जाति में कोई ना कोई गड़बड़ है। शायद इसीलिए उन्होंने बाढ़ जैसे भयंकर हादसे पैदा किए। बाइबल में भी इस बात का जिक्र है और लोग भी ये मानते हैं कि ये सब ईश्वर ने किया। हो सकता है वो ईश्वर, शायद वो एलियंस ही रहे हों जिन्होंने किसी तरह उन हादसों को अंजाम दिया हो। ये भी हो सकता है कि इंसानों में सुधार करने के किसी प्रोसेस के दौरान उनसे कोई गड़बड़ हो गई हो और इसलिए उसका सफाया करना उनके लिए ज़रूरी हो गया, ताकि उन्हें ख़त्म करके वो एक बार फिर नए सिरे से शुरुआत कर सकें। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरी का ठोस सबूत हमें बड़े बड़े पत्थरों से बने स्ट्रक्चर्स पर नहीं मिलने वाला। वहाँ हमें कोई क्रैश की हुई स्पेसशिप भी नहीं मिलने वाली, लेकिन ये सबूत हमारे जीन्स में ज़रूर मिल सकते हैं। और प्राचीन टेक्स्ट भी यही कहते हैं कि हमारी इमेज उन देवताओं जैसी ही बनाई गई है, बिल्कुल हूबहू। हालांकि इंसान के जीनोम में 20,000 से भी ज्यादा जीन्स की पहचान की जा चुकी है, दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने इंसान की उत्पत्ति को अभी सिर्फ समझना भर शुरू किया है। जेनेटिसिस्ट अब भी डीएनए की स्टडी में जुटे हैं। क्या ये मुमकिन है कि हमारे डीएनए में उन्हें किसी एलियन प्रजाति के अंश मिल जाए? और अगर एलियंस ने मनुष्य को जेनेटिकली इंजीनियर किया था, तो क्या वही लगातार हमारे अस्तित्व को आकार देते रहे हैं? एल्बर्ट काउंटी, जॉर्जिया। यहाँ लगभग 5.5 मीटर ऊंचे ग्रेनाइट के 4 पत्थरों को मिलाकर एक रहस्यमय स्मारक बनाया गया है, जिसे कुछ लोग अमेरिकन स्टोनहेंज कहते हैं। इन भीमकाय पत्थरों पर 12 भाषाओं में 10 निर्देश या धर्मादेश खोदे हुए हैं, जिनमें बताया गया है कि कयामत के बाद मानव सभ्यता को फिर से कैसे विकसित किया जाए। जॉर्जिया गाइडस्टोन के नाम से मशहूर ये स्मारक 1979 में एक अनजान व्यक्ति ने बनाया था, जिसका झूठा नाम आर.सी. क्रिश्चियन था। कुछ लोगों का मानना है कि जिसने भी रास्ता दिखाने वाले इन पत्थरों को खड़ा किया है, या तो वो कोई फ्री मेसन था, या आर.सी. क्रिश्चियन नाम से वो ये बता रहा था कि वो ये सब सदियों पुरानी सीक्रेट सोसाइटी रोज़िक्रूशनिज्म के लिए कर रहा है। जब हम पीछे जाकर प्राचीन देवताओं पर नजर डालते हैं, तो पता चलता है कि वे ऐसे ही अपरेंस पहनते थे। वहीं वो प्राचीन एलियंस थे जिनके बारे में हम आज बात करते हैं। क्या उस स्मारक को गुप्त रूप से रोज़िक्रूशनिज्म के अनुयायियों ने बनाया था, जो कि दार्शनिकों और रहस्यवादियों का एक प्राचीन गुप्त समाज था और सुदूर पूर्व के धर्मों से प्रेरित था? अगर ये सच है, तो क्या ये मुमकिन है कि उन पत्थरों में कुछ गुप्त संदेश छिपे हों, जो जल्दी ही होने वाली कयामत के बारे में हमें चेतावनी दे रहे हों, ताकि हम पहले से उसके लिए तैयार रहें? मुमकिन है, लेकिन एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट के अनुसार भावी कयामत की चेतावनी का मतलब ये भी हो सकता है कि जल्दी ही इंसानों पर एलियंस हमला कर सकते हैं, या कुछ और भी बुरा हो सकता है। शायद इसका मतलब एलियंस द्वारा पृथ्वी का निरीक्षण, मारकाट, या पृथ्वी पर जल्दी ही पूरी मानव जाति की सफाई का ऐलान हो। 19वीं शताब्दी के आखिरी कुछ सालों में ऐसी हजारों रिपोर्ट सामने आई, जिनके मुताबिक एलियंस ने इंसानों की जांच पड़ताल करने के लिए उनका अपहरण कर लिया। रिसर्चर डेविड एम जेकब्स पिछले 40 सालों से भी लंबे समय से हिप्नोसिस के जरिए ऐसे लोगों का अध्ययन करते आ रहे हैं जिनका अपहरण एलियंस ने कर लिया था और उनसे उनका सामना हुआ था। एक के बाद एक लोगों ने मुझे एक जैसे सबूत, एक जैसी बातें बताई, ऐसी बातें जिनकी मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि ओह माय गॉड, ये सब सच में हो रहा है, और जो सबूत मिल रहे थे उन पर पूरी तरह यकीन किया जा सकता था। डॉक्टर जेकब्स के मुताबिक पिछले 40 साल या उससे भी ज्यादा समय से एलियंस ये काम करते आ रहे हैं। जब वो लोगों को उठा ले जाते हैं तो उनका मकसद सिर्फ उन पर एक्सपेरिमेंट करना नहीं होता। असल में वो जेनेटिक ब्रीडिंग के एक प्रोग्राम में जोर शोर से लगे हुए हैं, जिसके तहत वो हाइब्रिड्स तैयार कर रहे हैं। डॉक्टर जेकब्स ने जब उन लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि वो खुद अपनी आंखों से वो एक्सपेरिमेंट्स देख कर आए हैं, और उनके मुताबिक वो हाइब्रिड काफी हद तक हम इंसानों जैसे ही नजर आते हैं, लेकिन अपने बर्ताव और दिमाग से वो अभी भी एलियंस ही हैं।
जेकब्स का दावा है कि एलियन और इंसान मिलाकर बने हाइब्रिड्स एक दूसरे से टेलीपैथिकली बात कर सकते हैं और इंसान के दिमाग को नियंत्रित कर सकते हैं। वो हाइब्रिड आसानी से लोगों के दिमाग में कोई भी विचार या तस्वीरें डाल सकते हैं। लोगों का कहना कि वो हाइब्रिड्स अपने दिमाग की मदद से अलग अलग लेवल्स पर उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, इस पर यकीन किया जा सकता है। सन 2003 से अपहरित हुए लोग जेकब को बताते आ रहे हैं कि वो हाइब्रिड्स लगातार हमारे समाज में शामिल होते जा रहे हैं और इंसानों को खबर तक नहीं है। मुझे लगता है कि काफी हद तक ये इस बात की निशानी है कि एलियंस एक बार फिर इंसानों की आबादी को घटाना चाहते हैं ताकि आज होमो सेपियंस की जगह नए होमो सेपियंस लाए जाएं, उनका चाहे जो भी नाम हो। तो भविष्य में होने वाली कयामत कुछ ऐसी होगी जिसमें एलियंस भी शामिल होंगे और ये एक तरह से खतरे की घंटी है, एक बड़े खतरे की घंटी। कुछ लोगों का मानना है कि एलियंस बहुत भले लोग हैं। वो पृथ्वी पर हमारी मदद करने आए हैं, वॉर्स को रोकने आए हैं, कैंसर का इलाज ढूंढने आए हैं। पृथ्वी से वो कुछ लेने नहीं बल्कि हम लोगों को बहुत कुछ देने आए हैं। मुझे नहीं लगता वो हमारा भला करने आए हैं या हमारा कुछ बुरा करना चाहते हैं। मैं मानता हूँ कि उनका अपना कोई सीक्रेट मकसद है, इसलिए भविष्य में क्या होगा कुछ कह नहीं सकते। कुछ लोगों का मानना है कि एलियन हाइब्रिड रेस के सामने आने से पृथ्वी पर एक बेहतर नया युग शुरू होगा। ऐसे कुछ लोग जिन्हें एलियंस उठा ले गए थे, उन्होंने वापस आकर भविष्यवाणी की कि फ्यूचर में एक ऐसा टाइम आएगा जिसका नाम होगा द चेंज, और उस दौर में एलियंस और इंसान पृथ्वी पर एक साथ रहेंगे और मानो जैसे तब पृथ्वी स्वर्ग बन जाएगी। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका कहना है वो एक बेहतर पृथ्वी का निर्माण करने आ रहे हैं और कुछ लोगों को लगता है कि वो पृथ्वी पर कब्जा करने आ रहे हैं। हमें वाकई ये नहीं पता कि आखिर एलियंस का एजेंडा क्या है, लेकिन ये जरूर पता है कि जितने भी लोगों का उन्होंने अपहरण किया है उन सब से वो कहते आ रहे हैं कि जल्द ही सभी लोग खुश होंगे, जल्द ही सबको अपनी अपनी जगह मिल जाएगी, जल्द ही हम सब एक होंगे। जब से होमो सेपियंस बने हैं ये सब हजारों सालों से चला रहा है। I mean, एकदम शुरू से। इसलिए कहना कि अब नए हाइब्रिड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स होमो सेपियंस सामने आने वाले हैं, मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा कुछ भी होगा, क्योंकि अब हम इसके बारे में पता चल गया है तो हमारे अंदर ये डर आ गया है कि ऐसा कुछ हो सकता है। पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना पॉसिबल है, क्योंकि हम पहले से ही हाइब्रिड्स हैं। हम हैं आधे इंसान और आधे एलियंस, तो इससे ज्यादा और क्या बदलाव होगा। इंसान और एलियन के हाइब्रिड्स परग्रही इंजीनियरिंग, जिसे इंसानों की जनसंख्या को नियंत्रित रखने के लिए डिजाइन किया गया है, या फिर जेनेटिक रूप से कमजोर मानवों का खात्मा करने के लिए। क्या ये मुमकिन है कि पृथ्वी पर जो भूगर्भीय विनाश या वायुमंडलीय संकट देखने को मिल रहे हैं उनके पीछे कोई अदृश्य हाथ हो, शायद एलियंस का हाथ? हर बात को शक की नजर से देखने वाले लोगों का जवाब शायद साफ ना हो, लेकिन 2012 में जब माया कैलेंडर का अंत हुआ तब किसी तरह की कोई असामान्य घटना नहीं घटी, तो क्या माया सभ्यता की दूसरी बातें भी गलत साबित होंगी? ये तो आने वाला समय ही बता सकता है।